दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। रोहित संवाद में आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रख्यात रंगकर्मी, अभिनेता और कवि शैलेंद्र गौड़ जी। शैलेंद्र गौड़ जी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और इस समय मुंबई में रहकर धारावाहिकों और फिल्मों में काम कर रहे हैं। आप मुख्यतः वीर सावरकर फिल्म के लिए जाने जाते हैं। आपने वीर सावरकर फिल्म में सावरकर का अभिनय किया है। आज हम विभिन्न मुद्दों पर शैलेंद्र गौड़ जी से बात करेंगे। गौड़ साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे जी। आपने पीएचडी की। जाहिर है कि आप शिक्षण के क्षेत्र में जाना चाहते होंगे और उसके बाद आप अभिनय के क्षेत्र में चले गए। तो अभिनय का शौक आपको प्रारंभ से था, बचपन से था, या फिर पीएचडी करने के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि आप इस क्षेत्र में गए? आपके क्वेश्चन में दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि आपको बचपन से शौक था, और दूसरी बात है कि क्या कारण रहे कि पीएचडी के बाद आप इसमें गए। तो मैं दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। देखिए, अभिनय का शौक तो सबको रहता है, थोड़ा बहुत स्कूलों में, कॉलेजों में सब करते हैं। और मैंने एसडी कॉलेज में पहला प्ले जो है गिरगिट नाम का किया। एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर? एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर में जो स्टेज है, वहाँ पर जो बड़ा थिएटर है, और मुझे बड़ा दुख होता था उस बड़े थिएटर को देख के, ह्यूज थिएटर को देख के, कि यहाँ पर सीमेंट की बोरियां रखी हुई हैं जो है स्टेज के ऊपर, कुछ काम नहीं होता है एसडी कॉलेज में। तो मैंने डॉक्टर विश्वनाथ मिश्रा जी से अनुरोध करके जो है वहाँ पे चादर वगैरह लगा के स्टेज तैयार किया और एक अपने लेवल पे प्ले किया। गिरगिट नाम का एक प्ले है, अंतोन चेखव का लिखा हुआ, जिसको हरिराम चमचा जी ने जो है रूपांतरित किया था हिंदी में। वो हमने प्ले किया था पहला अपने साथियों के साथ, जिसमें मधुर नागवान थे, संजय मित्तल जो हमारे प्रिंसिपल थे अपना एसडी कॉलेज के, एलन मित्तल उनका बेटा, वो भी बहुत शौक रखता था रंगमंच का जी, और संजय श्रीवास्तव थे, और एक मेरे दोस्त थे सतीश स्नेही, अभी तो वो एक्सपायर हो गए, वो भी थे साथ में। तो एक नींव डाली, उसका डायरेक्शन भी मैंने किया, लीडिंग भी मैंने किया, और सारा जो है तामझाम जितना भी इकट्ठा करना था रंगमंच के लिए वो मैंने किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि मैं प्रोफेशनली तौर पे आगे जाऊंगा या ये सब कुछ चीज करूंगा, लेकिन एक मन में था ऐसा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि वो पीएचडी करने के बाद फिर ऐसे कैसे हुआ कि आप जो रंगमंच की तरफ चले? आपने हिंदी साहित्य में पीएचडी? मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी किया। मैंने हिंदी डायरी जो लिखी जाती है उस पर पीएचडी किया। जितनी हिंदी डायरी हैं पब्लिश्ड हिंदुस्तान की, उन पे काम किया था मैंने। डॉक्टर कृष्णचंद्र गुप्त जी के अंडर में पीएचडी की मैंने। लेकिन क्या हुआ कि हमारे यूजीसी के रूल कुछ ऐसे थे कि आपके हाई स्कूल और 12th के मार्क्स भी उसमें काउंट होते थे जो अगर आपको प्रोफेसर बनना है। तो मेरा बीए में भी गुड सेकंड क्लास था, एमए में फर्स्ट क्लास था मेरा, लेकिन मेरे 12th में नंबर कम थे, इस वजह से शायद मैं यूजीसी के उस पैटर्न पर फिट नहीं होता था। तो एकदम से अचानक से ये हुआ कि अब क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन गोयल साहब थे एसडी कॉलेज में। उनका बेटा था शैलेश गोयल। तो उसने मुझे ये कहा, क्योंकि उसने भी मेरे साथ एक थिएटर में प्ले में काम किया था मुजफ्फरनगर में। काका हाथरसी का एक नाटक है फ्री स्टाइल गवाही। तो मैंने उसको एक्सटेंड किया और उसमें उसने भी एक्ट किया था। तो मैं ये जानता था वो भी शौकीन है, तो मैं उससे मिलने के लिए गया, द्वारकापुरी में रहता था। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि मेरे मामा जी के दोस्त हैं हेमंत मिश्रा, जो एक एक्टर हैं, और जो रामदर्श मिश्र जी के बेटे हैं, मैं ये भी बता दूंगा। अच्छा, रामदर्श मिश्र जी के जो बेटे, हाँ, साहित्यकार हैं, जो अभी 100 साल के होने वाले हैं इस साल। तो उनके दो बेटे हैं, एक का नाम है हेमंत मिश्रा और एक का नाम है विवेक मिश्रा। हेमंत मिश्रा बहुत फेमस हो चुके थे पहले से एक्टर। तो उन्होंने बताया कि उनका जो है श्रीराम सेंटर जो है दिल्ली में, आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पे उनकी जानकारी है, और हम वहाँ पे एडमिशन लें अगर, तो हम शायद आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया, हम दोनों चले गए दिल्ली जी। दिल्ली जाने के बाद हमको पता चला कि श्रीराम सेंटर का जो फॉर्म है वो हमने भर दिया। बहरहाल हमारा वहाँ ऑडिशन हुआ और सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान हमको एक इंस्टीट्यूशन के बारे में और पता चला दिल्ली में जाकर, दिल्ली में, कि गाजियाबाद के सूर्य नगर में स्कूल ऑफ एक्टिंग नाम से मिस्टर पंचानन पाठक जी एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, और वो बड़े अच्छे एक्टरों की तलाश में है। तो हमने वहाँ ऑडिशन दिया, वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। तो 1 साल का कोर्स मैंने सबसे पहले स्कूल ऑफ एक्टिंग सूर्यनगर गाजियाबाद से किया। उसी दौरान मुझे पाठक जी ने, मैं ये भी क्लियर कर दूं पाठक जी कौन है,
पाठक जी वो हैं जिन्होंने आपका न्यू दिल्ली टाइम्स, अगर आपने एक फिल्म देखी है बड़ी फेमस थी शशि कपूर की, उसमें जो चीफ मिनिस्टर का रोल किया था वो पंचानन पाठक जी हैं। और वो बहुत पुराने संगीतकार और नाटकों में संगीत देने का कार्यक्रम और एक्टिंग सब चलता था उनका। तो उस इंस्टीट्यूशन में ही उन्होंने मुझे कह दिया था कि अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है और बहुत ऊंचे लेवल पे जाना है तो इब्राहिम अलकाजी साहब अपनी एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं जिनके दिल्ली में। बाद में बहुत अच्छे स्टूडेंट। हाँ, मैं बाद में उनका स्टूडेंट बना। तो उस एकेडमी में अगर आप एडमिशन ले लेते तो एनएसडी भी बहुत पीछे छूट जाएगा। एनएसडी से क्योंकि एनएसडी बनाने वाले वो इब्राहिम अलकाजी। आज जितने स्टूडेंट्स आप फिल्मों में देखते हो फेमस, मैं कुछ नाम गिनवाना चाहूंगा अपनी ऑडियंस के लिए, जिसमें नसरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी हैं, अनुपम खेर हैं, राज बब्बर हैं, रोनी हतंगड़ी हैं, पंकज कपूर हैं, अन्नू कपूर है, सब स्टूडेंट्स हैं उनके। रघुवीर यादव हैं, सतीश कौशिक हैं, कविता चौधरी है, हेमंत मिश्रा हैं और अनंग देसाई हैं। मतलब मैं कितनी लिस्ट आपको बताऊं, राजेंद्र गुप्ता हैं, बहुत लोग उनके स्टूडेंट रहे हैं। तो उनकी एकेडमी बन रही थी और वहां पे एडमिशन मिलना मतलब, क्योंकि फेयर सिलेक्शन होता था, किसी का सोर्स कुछ नहीं, तो वो मैंने फॉर्म भरा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया उसके अंदर और 400 लोगों का जो है शॉर्ट लिस्टेड हुआ। और उस शॉर्ट लिस्टेड में से जब इंटरव्यू के लिए हमें कॉल आया, बहुत खुशी हुई। और उस इंटरव्यू में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो 21 लोगों का सिलेक्शन हुआ कुल। तो सिलेक्शन कैसे, लिखित परीक्षा या? लिखित परीक्षा नहीं था, सिर्फ ऑडिशंस और एक उनका पैनल था। अच्छा। पैनल में भी मैं आपको बता दूं कि आपने जोरा सहगल जी का नाम जरूर सुना होगा, सबसे तो मेरे पैनल में जोरा सहगल थी, मनोहर सिंह जो अलकाजी साहब के फेवरेट स्टूडेंट रहे वो थे, उनकी बेटी अमाल अलाना जिन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन सीरियल बनाया, डायरेक्ट किया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं, वो थी। 2 संगीत के और एक्सपर्ट थे। 6 लोगों का पैनल था जिन्होंने हमारा सिलेक्शन किया। और मैंने एक शाहजहां की स्पीच सुनाई थी वहाँ पे, जब शाहजहां को कैद कर लेते हैं जो है उनका बेटा जो है औरंगजेब, तो उनको क्या महसूस होता है, कैसे जो है वो जेल के अंदर महसूस करते हैं, अपनी बेटी के साथ उनके संवाद में। तो वो मेरा बहुत अच्छी स्पीच थी और वो अलकाजी साहब को बहुत प्रभावित किया और सब क्वेश्चन आंसर हुए। और उसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसमें 2 स्कॉलरशिप उन्होंने रखी थी। अच्छा। स्कॉलरशिप में ये था कि जो उनकी फीस थी वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, जो उनकी फीस थी जी। तो एक स्कॉलरशिप मुझे मिली, एक घंटेश्वर गुरु को मिली। तो मैंने जो शिक्षा ली सबसे बड़े आदमी से, वो फ्री में शिक्षा ली, बड़ी सबसे बड़ी बात। और 4000 कैंडिडेट्स में आपका सिलेक्शन? हाँ, मेरा सिलेक्शन हुआ। और वहीं से मुझे ये दिशा मिली कि मेरे लिए यही फील्ड है। क्योंकि अगर आपको एक टॉप क्लास आदमी, अगर पिकासो किसी की पेंटिंग की तारीफ कर दे जी, तो उसे तो पेंटर ही बनना चाहिए ना, दूसरा काम क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये दिशा मेरे लिए अब जो है थिएटर, रंगमंच, फिल्में, सीरियल, इसी तरफ जा रहा है। और फिर आप इस दिशा में आगे बढ़े? मैं फिर इस दिशा में। अच्छा, आप पहले कहते थे कि मुजफ्फरनगर में कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर है जी। तो जिस समय आप यहाँ पढ़ रहे थे, रंगमंच कर रहे थे, तो आपकी अभिरुचि के दूसरे स्टूडेंट्स भी, आपके साथी भी यहाँ थे इस टाइप के जो स्टूडेंट्स? मतलब बहुत कम थे। तभी तो मैंने थोड़ा बहुत जो थिएटर किया, जो अपने लेवल पे किया, अपने घर में ही यहाँ पे रिहर्सल करता था मैं सब नाटकों की। तो ढूंढने से तो खैर भगवान भी मिल जाते हैं कहते हैं, लेकिन ये है कि बहुत कम अभिरुचि वाले लोग थे। और खासतौर से रंगमंच के प्रति, हाँ, कविता, शायरी, ये मुजफ्फरनगर की परंपरा रही है। नुमाइश में भी कवि सम्मेलन होते हैं, वो सब परंपरा चलती है। तो अभी भी यहाँ लेकिन रंगमंच में बहुत सूनापन था। अब बड़े लेवल पे मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जितना भी लेवल पे मुझे यहाँ पे इकट्ठे हुए स्टूडेंट, वो मैंने किया और मेरी अभिरुचि ज्यादा बढ़ती चली गई, तो मैं उस तरफ दिशा में बढ़ता चला गया। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ आज भी यहाँ बहुत सूनापन है। यहाँ कोई रंगमंच के नाम की, और जबकि कला के पारखी भी है, कला को पसंद करने वाले लोग भी हैं, लेकिन इस तरफ कोई किसी ने कार्य नहीं किया। अच्छा, आपने थिएटर में भी काम किया है जी, तो इस दौर में थिएटर की स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं, अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना चाहें? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ थिएटर की स्थिति के बारे में, क्योंकि मैं इब्राहिम अलकाजी साहब का थिएटर किया और वो नंबर 1 थिएटर होता है, तो मैं तो थिएटर को उसको फिल्मों से भी ऊपर मानता था, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड था, उनका जो काम करने का तरीका था, उनके जो ह्यूज सेट होते थे। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि जिस समय धर्मवीर भारती जी ने अंधा युग लिखा तो सबसे पहले अलकाजी साहब ने प्ले किया, और वो प्ले किया उन्होंने पुराना किले के अंदर, मतलब ये अपना फिरोजा कोटला मैदान जो है
उस मैदान को कन्वर्ट किया उन्होंने कल्चर मिनिस्ट्री से बोल के, और वहां पे लकड़ी की स्टेयर्स लगाई चढ़ने के लिए। तो उनका लेवल क्या था आप जान सकते हैं। तो मैंने जो थिएटर किया या देखा तो वो बहुत स्टैंडर्ड का था। उसके अलावा छोटे लेवल पे भी दिल्ली में भी होता है, मुंबई में भी होता है, हर जगह होता है। और थिएटर की कंडीशन आज की डेट में ऐसी नहीं है कि बहुत ही खराब है, अच्छी थिएटर की स्थिति है, अच्छी है, और लोग पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि अर्निंग तो होता नहीं था थिएटर से। जी। आजकल टिकट सेल होते हैं इस दौर आजकल, में हाँ, पैसा भी इससे मिलता है। आजकल लोग जो है कैरियर के तौर पे भी इसे ले रहे हैं, कैरियर के तौर पे भी ले रहे हैं, और दूसरी बात है टिकट सेल होती है और कंपनीज चल रही हैं। और फिर ये भी होता है, मैंने सुना है जहां तक है कि 25 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और स्टेट गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी देने लगती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कल्चर मिनिस्ट्री को। जी। अच्छा, साहित्य का संबंध भी कहीं ना कहीं संवेदना से है जी। इसी तरह रंगमंच का संबंध भी संवेदना से है। तो इस दौर में साहित्य और रंगमंच के अंतर संबंधों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, संवेदना तो जिसके पास है, वो चाहे वो कविता कर ले, चाहे वो उपन्यास लिख ले, चाहे वो जो है डांस कर ले, चाहे वो म्यूजिक के क्षेत्र में जाए, चाहे वो रंगमंच के, तो संवेदना तो पहली शर्त है, मूल है। और जिसके पास संवेदना नहीं है वो कला के क्षेत्र में तो शायद ही आए, वो तो कला क्षेत्र में से आना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ आप जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आपके अंदर भी एक तरीके की संवेदना है, तभी तो आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं, तभी तो आपकी दिशा जो है एकदम विस्तार पाती है। तो ये संवेदना तो बहुत जरूरी है, और दोनों का संबंध है आपस में। और इत्तेफाक से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं साहित्य से भी हूँ और मैं रंगमंच से भी हूँ। साहित्य के भी स्टूडेंट रहा हूँ मैं। जी। तो सोने में सुहागा वाली बात है। अच्छा, आपने वीर सावरकर फिल्म में सावरकर का अभिनय किया है, जिससे आपको एक अलग पहचान मिली। जी जी। तो इस फिल्म के बारे में आप बताइए, आपको कैसे फिल्म मिली? जी, देखिए, जब मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था और मेरा कोर्स पूरा हो गया था, तो सबकी दिशा मुंबई होती है, और मुझे भी ये लगता था कि दिल्ली में रह के ना तो आप सरवाइव कर पाएंगे, और क्योंकि यहाँ थिएटर के अलावा जो है सीरियल या फिल्में तो बनती नहीं है, और बनती हैं तो सीरियल बहुत ही लोअर कैटेगरी के बनते हैं, और दूरदर्शन के थोड़े सीरियल वगैरह बनते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ काम करना है तो आपको समुंदर में ही डुबकी लगानी पड़ेगी, और वो तो मुंबई में ही था समुंदर। तो दिल्ली में तो सिर्फ थिएटर के नाम पे ही थिएटर होता है बस, उसके अलावा तो नहीं होता कुछ। तो मैं जब मुंबई चला गया तो वहां पर मुझे अर्चना जोगलेकर एक एक्ट्रेस हैं, आपने सुना होगा नाम, उन्होंने वो एक सम्राट नाम का शायद सीरियल बना रही थी, दूरदर्शन 2 चलता था, मेट्रो चैनल भी चलता था, एक दूरदर्शन का 2 चैनल चलते थे। तो मेरी सबसे पहली मुलाकात उनके साथ हुई, और मैं उनके पास स्ट्रगल करने गया था। तो पहले फोटोग्राफ दिए जाते थे, उसके पीछे नंबर छोड़ते थे, अपने पीपी नंबर, और फोन भी नहीं होते थे, और वो पेजर होते थे, वो सब नंबर छोड़ते थे हम लोग। तो उन्होंने अलकाजी साहब का नाम सुन के वो बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि थिएटर में कौन नहीं जानता अलकाजी साहब। तो महाराष्ट्र में भी जो परंपरा है थिएटर की, बड़े लोग हैं, तो उनमें से काफी लोग जैसे वामन केंद्रे वगैरह लोग सब अलकाजी के स्टूडेंट रहे, तो वहां से भी एक परंपरा ये निकली। तो उनको अच्छा लगा कि आप अलकाजी के स्टूडेंट हैं, फोटो छोड़ जाइए, मेरे पास कुछ काम होगा तो मैं बताऊंगी, मेरे सीरियल में तो कोई काम नहीं है। ठीक है, आदमी सब छोड़ आता है। कुछ दिनों के बाद मेरे पास पेजर में कॉल आया कि आप मुझे कॉल कीजिए, उन्हीं का, अर्चना जोगलेकर का। और मुझे एक वहाँ पर एक जगह है अंधेरी से आगे, विले पार्ले नाम की, वहाँ पर एक ऑफिस था। अच्छा, किसका ऑफिस है, क्यों बुलाया जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो वो वीर सावरकर जो फिल्म बनने वाली थी उसका वो ऑफिस था विले पार्ले में, और मुझे वहाँ बुलाया गया। तो एक कोई कैरेक्टर था उसके अंदर, मदन लाल ढींगरा का, मुझे उस कैरेक्टर के लिए 4 लाइन बोलने के लिए उन्होंने बुलाया ऑडिशन के लिए। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो उन्होंने बोला ये लाइनें हैं, मदन लाल ढींगरा एक कैरेक्टर है, स्वतंत्रता सेनानी रहा है, वो सावरकर जी के साथ है। तो सावरकर जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, मुझे इतना नहीं पता था, फिल्म भी बन रही है वो कुछ मुझे मालूम नहीं था। तो उन्होंने मुझे लाइनें दी और मैं लाइनें याद करने लगा। जब मैंने लाइनें याद कर ली तो एक बहुत बड़ी तस्वीर जो है मेरे साइड में सावरकर जी की लगी हुई, और उस तस्वीर को देख के, क्योंकि उनके बाल काफी निकले हुए थे उसमें, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जब एजिट हो जाऊंगा तो मैं तो ऐसा लगूंगा बिल्कुल आपको लगा। और मुझे पता ही नहीं है फिल्म बन रही है, मुझे ये पता ही नहीं है कि ये सावरकर जी का ऑफिस है और यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है सावरकर जी का भी। अच्छा, और तो मेरे मन ने कहा ये बात। अब देखिए, मन कभी कभी ऐसा सच बोलता है और ऐसा परफेक्ट बोलता है, मतलब कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत परफेक्ट मानते हैं अपने आप को, लेकिन नहीं, वो जो मन की जो परफेक्शन है वो बहुत अलग होता है। खैर, ये बात हो गई, वो लाइनें दी, मैंने बोल दी। तो मराठी कल्चर के लोग, आपने एक नाम सुना होगा बहुत फेमस, सुधीर फड़के जी का नाम, जो कि बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रहे, जिन्होंने ज्योति कलश छलके एक गाना है हिंदी का, लता मंगेशकर का बहुत फेमस गाना, वो भी उनकी म्यूजिक डायरेक्शन में हुआ। तो वो प्रोड्यूसर थे फिल्म के।
उन्होंने जब मैंने करके दिखाया तो उन्होंने अपने और संगी साथियों से बोला कि कुछ इनको और देते हैं करने के लिए, वो तो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सावरकर की एक लंबी स्पीच जो है दे दी, आप जरा ये भी पढ़िए ये भी करिए। बहरहाल क्या है, तो मुझे तो मैंने भी वो याद किया, मैंने भी वो पढ़ दिया। वीर सावरकर उसमें वीर, हाँ उसी समय वो वीर सावरकर उसमें लिखा हुआ था स्पीच से पहले। तो मैंने कहा जब ये सावरकर का ऑफिस है, ये वीर सावरकर की स्पीच, चलो ये भी तैयारी। तो अलका जी साहब की बहुत सारी चीजें हमारे काम आई, जो उन्होंने हमें सिखाया, जो हमें गुर दिए उन्होंने, मैंने वो पढ़ दी, वो भी उनको बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा एक स्पीच और पढ़िए उनकी, ऐसे ही पढ़ दीजिए, एक्टिंग मत करिए, पढ़ दीजिए स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट पूरी थी सावरकर की, बाउंडेड स्क्रिप्ट थी, मैंने वो पढ़ दिया, उन्होंने अच्छा लगा। खैर बहरहाल चलिए हम आपको बताते हैं, करते हैं, ये सब हो गया। मैंने भी उनको थैंक्स दे दिया, क्या नाम है अपना, अर्चना जोगलेकर को। मैं चला गया। अर्चना जोगलेकर कास्टिंग कर रही थी पूरी फिल्म की सावरकर की। आ गया मेरे पास, फिर ऑफिस से फोन आने लगा। तो मैंने करीब मुझे ऐसा लगता है कि 40 से 50 तो ऑडिशन मैंने दिए होंगे उनके घर पे जाके। फिर काफी आरएसएस के लोग भी आते थे उनके आगे, क्योंकि सावरकर फिल्म में सावरकर का सिलेक्शन होना ये बहुत बड़ी, और अपने आप में उनको फिर वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना, नॉर्थ इंडियंस वाले को सावरकर दे रहे हैं, ये सब चीजें बड़ी बड़े कल्चर का भी फर्क। हाँ, कल्चर का फर्क था। और दूसरी बात है, सब आरएसएस के ऑफिस और बीजेपी के सब लोगों को भी इन्फॉर्म करना किसको कर रहे हैं, क्योंकि बड़े आदमी थे, वो सब बड़ी फिल्म बना रहे थे। तो बहरहाल ये मैं कह सकता हूँ कि मैं इन शॉर्ट ये कहता हूँ कि मुझे सिलेक्शन हो गया मेरा सावरकर का। और मेरे पास एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू में ही आ गई मुंबई में, बिल्कुल आने के बाद। तो वो चुनौती एक्सेप्ट भी की और लोगों के सामने सिल्वर जुबली हुई फिल्म को, सराहना भी मिली, बहुत सराहना मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने दिल्ली में बुलाया, पूरी पार्लियामेंट के लिए शो किया सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। और कल्चर मिनिस्टर थी अपनी मेनका गांधी, उन्होंने वो शो ऑर्गेनाइज किया। तो अटल जी, आडवाणी जी और प्रमोद महाजन और शांता कुमार, बहुत सारे लोग पार्लियामेंट के जो लोग भी उपलब्ध थे, और नरेंद्र मोदी भी थे उस समय, वो स्पोक्स पर्सन थे शायद, तो वो भी कहीं वहां पर बैठे थे, मुझे याद है। फिर बाद में उन्होंने काफी उसको प्रमोट किया नरेंद्र मोदी जी ने, और गुजराती में उसको डब कराया और मराठी में डब कराया, और उसकी सीडियां रिलीज की जब वो चीफ मिनिस्टर थे उस दौरान, ये मुझे याद है। अच्छा, आपने सावरकर का रोल किया, तो एक क्रांतिकारी के रूप में आप सावरकर को कैसे देखते हैं? देखिए, क्रांतिकारी के रूप में बहुत क्रांतिकारियों के बारे में हमने पढ़ा, बहुत क्रांतिकारियों के बारे में अभी भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सावरकर जैसा क्रांतिकारी होना इसलिए दुर्लभ है कि सेलुलर जेल का नाम सिर्फ आपने सुना होगा, काला पानी का नाम सिर्फ आपने सुना होगा, लेकिन उस बैरक में जिसमें उनको 2 उम्र कैद की सजा हुई थी। पहली बात मैं ये भी स्पष्ट करूं, हर किसी को एक उम्र है तो एक ही उम्र कैद होती है, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं संसार के जिनको 2 उम्र कैद की सजा हुई, यानी 25-25 साल की, 50 साल की इनको उम्र कैद की सजा हुई, वो भी सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में। तो वहां पर मैंने जब शूटिंग किया 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, तब मुझे मालूम हुआ कि इस आदमी ने कितनी यंत्रणाएं झेली, कितना अंग्रेजों का विरोध सहा होगा। और 11 साल रहना, क्योंकि बाद में सरकार ने उनको शिफ्ट कर दिया था इंडिया में, रत्नागिरी, और रत्नागिरी में भी 3-4 साल रहे रत्नागिरी में। हाँ, 3-4 साल, लेकिन उसमें यह था कि आप पॉलिटिकल उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक नजरबंद की तरह मतलब उनको रख दिया गया। तो वहां पर उन्होंने जो है 11 साल गुजारे, और एक कोलू होता था जिसमें मैंने ओरिजिनल शूटिंग की है, वो कोलू चलाना पड़ता था जिसमें इसके नारियल का तेल निकलता था, वो तेल से सब वहाँ खाना वाना सब बनता था। तो इनको बहुत ज्यादा चलवाया जाता था जो है इनसे जो कोलू। तो मैंने वो जब ओरिजिनल कोलू चलाया तब मुझे मालूम हुआ कि रोज इनको कितना तेल निकालना, कितना पाउंड तेल निकालना पड़ता था। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि उनको बड़ा क्रांतिकारी मानता हूँ, और आज देश में चर्चा भी ऐसी बात थी। निश्चित रूप से बड़े क्रांतिकारी थे। हाँ, बड़ा क्रांतिकारी। लेकिन उनके माफीनामे पर अक्सर सवाल उठते हैं, और माफी के बाद जब वो रिहा हुए तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। एक तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने 1947 तक हमारी फिल्म की स्टोरी थी, उसके बाद का उनका जीवन चरित्र और क्या फिल्म के अंदर रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था, मैं इस विवाद में एक तो नहीं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि 47 तक फिल्म हमारी दिखाई थी। दूसरी बात है माफीनामा, मैंने कोई माफीनामा उनका देखा नहीं लिखा हुआ हैंड राइटिंग में जिससे मुझे पता चले कि माफीनामा मांगा उन्होंने। हाँ, एक बात जरूर, उसके प्रमाण हैं, सारी चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, मैंने नहीं देखा। लेकिन मैं एक बात ये कहना जरूर चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर
25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में सेलुलर जेल में जाता है और उसको 50 साल की सजा है, तो उसको 100% पता है कि मैं पूरा खप जाऊंगा यहाँ। और ऐसा भी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू ने या कि गांधी जी ने कोई प्रयास किया हो उनको वहां से निकालने के लिए या छुड़ाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारा एक बड़ा क्रांतिकारी वहां पर है, जबकि बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन वहां तक तो आवाजें नहीं पहुंचती थी। अंडमान निकोबार मतलब उस जमाने में आज तक आवाजें नहीं पहुंचती इतनी दूर। तो उस दौरान उनको ऐसा लगा होगा कि मैं एक पॉलिटिकल प्रिजनर हूं, तो मुझे अगर आपको जेल में भी रखना है ना, तो मेरे इंडिया में रखा जाए, मेरी इंडिया में रखा जाए। आपके जेल का जितनी सजा है मेरी, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अंडमान से निकालिए आप। तो इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, ये चर्चा में आ रहा है। उनकी फैमिली की तरफ से भी यही बातें आ रही हैं, और इसीलिए उनको नजरबंद वहां पर नहीं किया घर में, वो जेल में किया था पहले रत्नागिरी में। आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, रत्नागिरी जेल का भी मेरा पूरा शूटिंग है। फिर उस जेल के बाद 27 साल के बाद इनको रिहा किया गया। 27 साल के बाद, मतलब 27 साल इनकी जेल में गुजरे। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। माफीनामे की तो बात बहुत चल रही है, कांग्रेस बहुत चर्चा में इसको ला रही है। आप मुझे एक बात बताइए, 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जितनी मुश्किल जेल सावरकर ने 27 साल ही झेली, उनको तो इनविटेशन भी नहीं दिया गया, क्या नाम है आपका, जो है जब देश आजाद हुआ, दिल्ली में तो नहीं बुलाया गया उनको। तो ये सवाल है, प्रश्न है, वो तो अब मेरे सामने नहीं है, लेकिन हम उनसे जरूर पूछते हैं ये बात कि आपको क्यों नहीं इनवाइट किया गया वहां पे, क्या ऐसी वजह थी? कुछ ना कुछ वजह रही होगी। लेकिन और बहुत क्रांतिकारियों ने बहुत काम किया है। भगत सिंह को आप ले लीजिए, भगत सिंह ने बिल्कुल। कभी भी कोई इस तरह का माफीनामा या वो नहीं चाहते थे। खैर, ये एक बड़ा मुद्दा है, इसे ये अभी यहाँ डिस्कस करने की चीजें नहीं है। अच्छा, आपने गदर 2 में भी काम किया है जी। तो कश्मीरी पंडित का रोल था, कश्मीरी वो भी एक कश्मीरी पंडित का रोल नहीं था, पाकिस्तानी पंडित, पाकिस्तानी पंडित का रोल था। और उसमें यह था कि वो अपने देश में ही रहना चाहता था। देखिए, जो जहाँ का होता है उसको अपने देश में ही रहना पसंद होता है, भले ही चाहे वो सरकारी तौर पे एक डिवाइडेशन हो गया हो, लोग इधर से उधर जा रहे थे, हिंदू इधर आ रहे थे, मुस्लिम उधर जा रहे थे, कुछ हिंदू भी वहां रुके हुए थे, कुछ मुस्लिम भी इधर रुके हुए थे, जैसे कि रुके रहे। तो उनमें से जब उसको वहां से निकाला जा रहा था, तो वो चाहता था कि मेरी 4 पीढ़ियां जो है यहीं पर खपी हैं, तो मुझे ना निकाला जाए। तो वहां का जो मुस्लिम अधिकारी था, इस्लाम को मानने वाला था, कट्टरपंथी था, उसने उनके आगे शर्त रखी कि अगर आप कुरान के ऊपर सिर रख देते हैं जी, और कुरान का मतलब है कि इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, तो आप आज़ादी के साथ रह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एक वो स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसके बेटा भी साथ में था, उसकी शायद वाइफ भी कहीं पीछे आंदोलन मतलब काफिले के साथ होगी, तो उसने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता, और वो अपनी गीता पर सिर रखता है और अपने संकल्प, अपनी चीज़ें, अपनी जो है संस्कृति, उसको जिंदा रखता है। और वो आपने बाद में सीन देखा ही है, उसकी भी काफी तारीफ हुई, बहुत तारीफ, उसकी तारीफ बहुत ज्यादा हुई है। और वो जो चर्चा में इसलिए रही क्योंकि वो ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है, और अनिल शर्मा की फिल्म तो अक्सर बहुत अच्छी रहती है, और गदर 1 भी बहुत अच्छी रही थी, तो इस वजह से बहुत ज्यादा चर्चा मिली मुझे। अच्छा, आपने कई धारावाहिकों में भी काम किया है। जी जी हाँ। तो धारावाहिकों में काम करने की किस तरह की चुनौतियां होती हैं? धारावाहिक में चुनौतियां तो देखिए, एक्टिंग में 3 स्टेज हैं हमारे पास। एक रंगमंच है, एक सीरियल है, और एक फिल्म है। मैं 3 इसको डिवाइड करूंगा, अलग अलग तरह की चुनौती, अलग अलग तरीके। रंगमंच की चुनौती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर कोई रिटेक नहीं होता, और ऑडियंस की डायरेक्ट रिएक्शन आता है। पर सीरियल में थोड़ा ये होता है, क्योंकि स्क्रीन छोटा होता है, कैमरे छोटे होते हैं, तो उसमें एक्टिंग करने के लिए इतना ज्यादा चुनौती तो मैं मानता हूं हमेशा एक्टिंग के लिए रहती है, लेकिन उसमें जो फिल्म की चुनौती होती है वो थोड़ी कम होती है उससे, सीरियल के अंदर बहुत कम होती है। फिल्म के अंदर ये होता है कि फिल्म में मैं बता दूं, जो मेरी फिल्म जो शूट हुई जिस उसमें स्तर पर, अभी तो खैर उसमें डिजिटलाइजेशन आ गया है, सब चीज़ों में चिप लगने लगी है कैमरों में। एक ज़माना था जिसमें वो रील चलती थी, जो गर्र करके जो पूरी मैगजीन चलती थी, तो मैंने जो सावरकर शूटिंग किया वो मैगजीन के ऊपर किया। अच्छा। और वो मैगजीन उस जमाने में 10,500 की आती थी, एक मैगजीन, उसमें शायद 3 मिनट की या 3.5 मिनट की फुटेज होती थी। तो आप सोचिए, जितने रिटेक आप कर रहे हैं उतना प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में प्रोड्यूसर का खर्चा नहीं बढ़ा रहे हैं आप, चाहे वो सीरियल हो चाहे वो फिल्में हो, वो चिप पे ऊपर शूटिंग होता है, उसको डिलीट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज आ गया।
तकनीक का थोड़ा तकनीक का फर्क आ गया, लेकिन फिल्म में काम करना डिफिकल्ट होता डिफिकल्ट। अच्छा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो आपका अनुभव रहा, है। पूरा जो अनुभव रहा, जी, पूरी जी। जो आपकी यात्रा है, जी जी। वो किस तरह की रही? मतलब उसे आप किस तरह देखते हैं? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, लेकिन अभी जो आज का जो सिनेरियो है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि साउथ वाले लोग जो है ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, एक्टरों को पे अच्छा कर रहे हैं, एक्टरों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वैसे तो पहले तो फिल्म इंडस्ट्री हिंदी की रही है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बड़े बड़े मुगल आजम से लेके शोले से लेके बड़ी फिल्में दी हैं, ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी हैं। काम दोनों तरफ अच्छा हो रहा है। काम करने वाला कैसा है मुझे लगता है ये डिपेंड करता है। प्रतिभा है। हाँ, डिपेंड अच्छा, करता है फिल्म एक्टर्स पर शोषण का आरोप लगता रहा है, फिल्म एक्टर पर। जी, अच्छा, तो उसे आप एक्टर्स को तो आप किस रूप में देखते हैं? क्या देखिए कितनी सच्चाई शोषण की बात एक चीज ये तो सही है कि हर किसी डायरेक्टर की अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है, और आजकल तो एक कास्टिंग डायरेक्टर नाम की चीज आ गई है, तो वो ही सिलेक्शन करता है। आप डायरेक्टर पर प्रोड्यूसर पे कोई अप्रोच ही नहीं कर पाते। कास्टिंग डायरेक्टर सिलेक्शन करेगा आपका, वो उस कैरेक्टर के लिए आपको चूज करके डायरेक्टर के पास भेजेगा, आपका ऑडिशन भेजेगा, डायरेक्टर उसको सेलेक्ट करेगा, तो फिर वो आपको काम मिलेगा। अभी आप वो वाला सिस्टम थोड़ा खत्म हो गया है कि आप डायरेक्टर से डायरेक्ट मिलते थे, जैसे मनोज कुमार मिलते थे या जो सुनील दत्त मिलते थे कि सेट पे चले गए किसी पे और कुछ करके बता दिया, उसको अच्छा लगा तो उसने काम दे दिया। अभी ये सिस्टम खत्म हो गया और सिक्योरिटी पर्पस की वजह से भी अब आप शूटिंगों में जा नहीं सकते आमतौर पर। जी, सिक्योरिटी रहती है पूरी, बाउंसर्स रहते हैं। कोई स्टार है साथ में, सनी देओल थे तो स्टार था तो बाउंसर्स रहते हैं, आप मिल ही नहीं सकते हैं। जी। तो काम मांगना और काम करना तो बहुत डिफिकल्ट बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप में अंदर प्रतिभा है तो आपको काम नहीं मिलेगा, मिलेगा, प्रतिभा मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका हाँ मिलेगा, देर से मिलेगा, क्योंकि आपकी अपनी एक बहुत तरह की चुनौती। कोई गॉडफादर नहीं है आपका, बिल्कुल। कोई आपको जो है प्रमोट नहीं कर रहा है, तो आपको अपना प्रमोशन खुद करना है। ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र जी, फिर आपसे मिलेंगे। थैंक तो यू। ये थे हमारे साथ प्रख्यात रंगकर्मी शैलेंद्र गौड़ जी, मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और इस समय मुंबई में रहकर काम कर रहे हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।